साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद को यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर जब भी हमने कोई चर्चा की है या इस पर कोई विचार किया है तो उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आई है। एक ऐसा ही मामला जो कि आप सभी के लिए बहुत अहम, पूरे देशवासियों के लिए हो सकता है। जितने भी पेंशन धारक हैं या जो भी इस दायरे में आते हैं, यानी कि जिनको इनकी पेंशन मिलने वाली है रिटायरमेंट के बाद, जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, या कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो वर्ष 1995 में भर्ती हुए हैं। तो ऐसे कुछ पेंशन धारक हैं जिनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। आखिर क्या रहेगा इस खबर के अंदर, उस पर आगे चर्चा होती रहेगी। साथियों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और जो डे बाय डे अपडेट निकलती हैं वो सभी जानकारियां आपको पहुंच सके। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं। बात करते हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के उच्च पेंशन पर याचिका पर बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। ईपीएफओ ने 2 याचिकाओं को क्लब करने का आदेश दिया। एएसएफआई कर्मचारियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले की और हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च वेतन पर हायर पेंशन को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है और इसके अंतर्गत पेंशन भोगियों को ओर से 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। ईपीएफओ ने दोनों केस को क्लब करने का आवेदन दिया है, जिसकी अगली सुनवाई 23 अगस्त को की जाएगी। आखिर क्या है मामला, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ईपीएफओ को कहना है कि दोनों केस एक ही हैं, इसलिए उन्हें क्लब कर दिया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के कर्मचारियों ने ईपीएफओ के खिलाफ उच्च पेंशन मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इसके लिए मोर्चा खोल दिया। एफसीआई रिटायर फाउंडेशन और एफसीआई रिटायर वेलफेयर एसोसिएशन के इस संबंधित में याचिका दायर की गई है। साथियों, विवाद का मुद्दा क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ईपीएफओ और एफसीआई के बीच ट्रस्ट विवाद भी चल रहा है। ट्रस्ट के नियमों और एफसीआई और ईपीएफओ रूल्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ईपीएस 95 रूल्स के तहत बेसिक और डीए का 8.3% सैलरी से पेंशन फंड में डाला जाता है, लेकिन सहमति पत्र न लेने की वजह से यह विवाद पैदा हुआ। एफसीआई ने वर्ष 2006 में इस मामले को लेकर ईपीएफओ को पत्र लिखा, लेकिन निवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में आदेश दिया था कि सभी पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का अधिकार है। अगर ईपीएफओ ने किसी के हायर पेंशन फॉर्म को रिजेक्ट किया है तो उन्हें अधिकार दिया जाता है कि पीएफ फंड से पैसे निकालकर कर्मचारी अंतर राशि जमा कर सकते हैं, फॉर्मूले के आधार पर हायर पेंशन पा सकते हैं। ईपीएफओ ने दावा किया कि एफसीआई ने 26/6 की औपचारिकता पूरी नहीं की, जिसमें सैलरी बढ़ाना या ईपीएफओ को सूचित करना होता है। ईपीएफओ ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अब 23 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नज़र टिकी हुई है। यह देखना होगा, महत्वपूर्ण होगा कि दरअसल अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेती है। उच्च पेंशन के पाने के लिए पेंशनभोगियों की मांग पर किस प्रकार संतुष्टि किया जाएगा। पेंशन को लेकर एक्शन मोड में मोदी सरकार, 78 लाख लोगों को मिलेगी खुशखबरी। बता दें कि ईपीएस 95 की योजना के करीबन 78 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ोतरी 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने आर्थिक पेंशन की मांग पर विचार करना शुरू किया है। साथियों, लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। लाखों लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल पेंशन भोगियों या पेंशन धारक के संगठन ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। इस मामले को लेकर पीएम मोदी गंभीर हैं। पेंशन भोगियों के निकाय ने एक बयान में कहा कि केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान श्रम मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। बता दें कि
ईपीएस 95 योजना के करीबन 78 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाना 7500 रुपये करने की मांग करते हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद मनसुख मांडविया के साथ बैठक दिल्ली में ईपीएस 95 पेंशन के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुई। बता दें कि देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1450 रुपये की औसत मासिक वेतन पेंशन के आर्थिक पेंशन दिए जाने की मांग की। निकायों ने कहा कि लगभग 36 लाख पेंशनभोगियों को प्रतिमाह 1000 से भी कम पेंशन मिल पा रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हमें भरोसा दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम नियमित पेंशन कोष में लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन देने के बावजूद पेंशनभोगियों का बहुत कम पेंशन मिल पाती है। मौजूदा पेंशन राशि को कारण बुजुर्ग दंपत्ति का जीवन यापन भी मुश्किल हो जाता है। साथियों, इस पर अशोक राउत ने कहा कि ईपीएस 95 एनएपीसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के जीवन भर साथ निभाना या जीवन साथियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होंगी। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी संसद में इससे उठाया और इससे मुलाकात की और अधिक पेंशन मांग को करने में समर्थन का आश्वासन दिया। साथियों, इसको लेकर लोकसभा में भी पेंशन पर सरकार का जवाब उठने लगा है। मंत्री जितेंद्र सिंह का यह बोलना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि GPGRMS पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। विधवाओं को पेंशन सहायता और पारिवारिक पेंशन शिकायतों का निवारण भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि देश के दूर दराज के इलाकों में नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। यह पोर्टल केंद्र मंत्रालय, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष सहयोग किया जाएगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ सहयोग किया है ताकि वे पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। इसके अलावा शिकायतें डाक या मेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती हैं। शिकायतों के माध्यम पर नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया सहित 10 क्षेत्रीय भाषाओं में 50 सीटों वाला फीडबैक कॉल सेंटर स्थापित किया है। यह कॉल सेंटर नागरिकों को अपनी शिकायतों के निवारण से संतुष्ट न होने पर अपील दायर या करने में मदद करता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विधवाओं को पेंशन सहायता पर भी प्रकाश डाला। इस योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को 300 रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाएगी। पारिवारिक पेंशन शिकायतों के निवारण के लिए 1 जुलाई 2024 से 1 महीने तक विशेष अभियान से विधवाओं को काफ़ी लाभ मिला। इस अभियान में अब तक 1140 पारिवारिक पेंशन मामलों का समाधान किया जा चुका है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशनरों का मोदी सरकार और ईपीएफओ पर हमला। कहा, पेंशन भोगियों के पाई का हिसाब करे सार्वजनिक। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने केंद्र बजट 2024 में पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान न होने पर नाराजगी जताई। वे सरकार और ईपीएफओ पे अपने अंशदान का सार्वजनिक हिसाब किताब मांग रहे हैं ताकि धन के उपयोग की जानकारी मिल सके। केंद्रीय बजट 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पेंशन भोगियों के निराश आ रहे हैं। पेंशनरों से सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। खासतौर पर कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत पाने वाले अपनी शिकायतें साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमकर कोस रहे हैं पेंशनर विश्वनाथ ने फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट तस्वीरों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईपीएस 1995 पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा मंत्री, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय और अतिथि के लिए 1248.91 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, लेकिन इस बजट में कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए कोई भी योजना प्रदान नहीं की गई। ईपीएस 1995 पेंशन धारकों का कहना है कि उन्होंने 30-40 साल सेवा के बाद अपने अंशदान पर पेंशन मिलती है, जबकि सांसद और विधायकों को बिना अंशदान के भारी पेंशन मिलती है।
पीएम मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट सभी श्रेणियों के लिए सशक्त है, लेकिन पेंशन भोगियों ने सवाल उठाया कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की श्रेणी कहां है। राजेंद्र पी श्रीवास्तव ने कमेंट्स करते हुए लिखा कि बिल्कुल सही, माननीय प्रधानमंत्री ने बजट की सराहना की है जिसमें सभी श्रेणियों को सशक्त बनाने पर कहा गया है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को किस श्रेणी में आते हैं, यह बड़ा दुखद सवाल है। इस पर लखनऊ के पेंशनरों ने बड़ा मुद्दा उठाया है। कहा कि ईपीएफओ ने यह मांग की जाए कि ईपीएस 95 पेंशन में योगदान देने वाले भूतपूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के अंशदान का हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाए। शिबू चौधरी ने कहा कि हमारे द्वारा जमा की गई धनराशि का आय व्यय का लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी की नाराजगी और मांगों को देखते हुए यह जरूरी है कि सरकार और ईपीएफओ उनके अंशदान का सार्वजनिक हिसाब किताब दे। पेंशन भोगियों के सवाल और समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथियों, ईपीएस 95 पेंशन या पुरानी पेंशन योजना, 8वीं वेतन आयोग या 7वें वेतन आयोग या हमारा 18 महीने डीए है, इन सभी टॉपिक पर मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं और कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपके लिए जरूर लाता हूं जो कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाला जरूर होता है। साथियों, जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया लगी हो या जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लगा हो, आपने वीडियो अंत तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में इतने सारे पेंशन भोगी हैं, लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि भाई जो आज पूरा 1 साल होने के बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते लोग। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेहनत होती है वो आप ही के लिए होती है। मेन पॉइंट होता है कि आपको जो नॉलेज मैं प्रोवाइड करूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक साबित हो। चलिए साथियों, नमस्कार। आशा रहेगी चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप। मिलते रहेंगे आपसे हर सुबह ऐसे ही नॉलेज और मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।